बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं आपके साथ कि माय नेम इज अली हैदर एंड आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एमफिल इन लिंग्विस्टिक्स। और मेरा सीएस और पीएमएस की इंग्लिश के तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो डेफिनेटली आज की क्लास से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। और इसके अलावा आपके जो कोई क्वेश्चंस भी होंगे वो मैं लास्ट पे लूँगा क्लास के, क्योंकि लास्ट में आप ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि सर इट वाज ऑसम। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग ही नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैं रीडिंग भी सिखाऊंगा, रीडिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको वोकैब के हवाले से भी गाइड करूंगा। तो ये क्लास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है। और आप देखते जाइएगा कि किस तरह से डॉट्स के साथ डॉट कनेक्ट होते हैं। ये अगर तो आप ये सोच के आए हैं ना कि जिस तरह से रील में 1-1.5 मिनट में या 3 मिनट में आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी, तो बेटा नहीं आएगी। सो क्लास में हम बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, और वो भी बेसिक से करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एडवांस टर्मिनोलॉजीज में उलझा के बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें लेके आऊंगा और उसके बाद आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे, इसने तो फर्दर बर्डन क्रिएट कर दिया है। तो बेटे ये बातें करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम बेसिकली बेसिक से चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपने पैराग्राफ सीखना है तो पैराग्राफ सीखने से पहले कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको एक मैं टॉपिक दे देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टॉपिक देता हूं और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर बेटा पैराग्राफ हमने डेवलप करना है। अब मेरे पास तो आइडियाज हैं, मैं तो उसको इजीली डेवलप कर लूंगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके पास आइडियाज नहीं है, उनके लिए तो वो सारी की सारी बातें ऐसी होंगी जैसे ऊपर से गुजरी है। ऐसे ही होगा ना। तो मैं अभी ये बात बोल के हटा हूं कि बेटे जो एक अच्छा राइटर होता है वो अच्छा रीडर भी होता है। ठीक है, तो बेटा राइटिंग और रीडिंग थेटिकल है। थेटिकल का मतलब है साइड बाय साइड चलती है, क्योंकि रीडिंग आपको वो आइडियाज प्रोवाइड कर रही होती है जो आप एक्सप्रेस कर रही होते हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है, तो हम किस तरह से चलेंगे इस क्लास में। हम सबसे पहले एक एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं रीडिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा और उसमें कि एक बिगिनर को किस तरह से पढ़ना चाहिए ये बातें भी हम करेंगे। ठीक है, उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स हम उसके ऊपर हम स्पेंड करेंगे जी, एक एडिटोरियल के ऊपर। फिर बेटा हम उस एडिटोरियल में से एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक के ऊपर बॉडी पैराग्राफ डेवलप करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास आइडियाज होंगे, आपको पता होगा कि यार जो सर स्ट्रक्चर बता रही हैं इसमें कौन सी बात फिट हो सकती है। तो आप अपनी पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आइडिया को मोल्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो रेडी है जी, शुरू करें। बच्चों रेडी है? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। ओके जी। बेटा जी, ये आपका एडिटोरियल आया था और ये कल का एडिटोरियल है, एक दफा देख लीजिए। बीट्रेड सिटीजन्स, ये आपका कल का एडिटोरियल है, बीट्रेड सिटीजन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो आज आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। ठीक है, और फिर हमने इसी के ऊपर अपना पैराग्राफ भी डिवेलप करना है। बेटा देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। अगर तो आप बिगनर हैं, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना आता, डेफिनेटली मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पढ़ना आता, वो जस्ट इसलिए पढ़ते हैं कि यार हमें बस मेन क्रक्स का आइडिया पता चल जाए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने डॉन के ओपिनियंस को नहीं पकड़ना स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें चीजें कम्प्लेक्स ज्यादा होती हैं। हालांकि लैंग्वेज यही यूज हुई होती है, बट क्योंकि मोर देन वन आइडियाज उसमें एक्सप्रेस किए गए होते हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपने स्टार्ट में एज अ बिगिनर आपने एडिटोरियल से स्टार्ट लेना है। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपकी रीडिंग जो है वो बिल्ड होती जाए,
तो उसके बाद आप लीव कर दें। नहीं बेटा, आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, आपने फिर एडिटोरियल के साथ ओपिनियन को भी ऐड कर लेना है, क्योंकि स्टार्ट में आपको एडिटोरियल पढ़ने में ही बड़ा टाइम लगेगा। अब बिगिनर होने के नाते आपने एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो डॉन के एडिटोरियल्स भी होते हैं, तो उसमें बेटा उसने इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया होता है, ठीक है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को नहीं समझते तो डेफिनेटली आप मेन आइडिया को लीव कर जाते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए जी, हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं। आपका पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द मेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये जो है ना, द मेयर ऑफ सोसाइटी, ये बेसिकली एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, ओके। और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ये है, इज। द Sir, we मेयर, don't have. अच्छा आप ना अपना माइक बंद कर दें बेटे। अच्छा, द मेयर ऑफ अ सोसाइटी इज, उसके बाद बेटे इसके बाद ये जो यूज हुई है ना, हाउ इट ट्रीट्स, यहां से लेके हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। तो बेटे ये जो है ना, ये है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो हमने यही चीज सीखी है कि जब कोई चीज मुश्किल हो तो हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ऐसे ही है ना। तो हमने बेसिकली कुछ यहाँ पे भी जब हमने रीड करना है तो इस तरह से रीड करना है कि आपको पता चले कि यार ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको अगर आप अभी तक आपने क्लॉजेस नहीं पढ़ी, आपने फ्रेजेस नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं है। आप कम से कम इतना तो ख्याल रख सकते हैं ना कि आपको पता चले कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जिस तरह यहां पे मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका सब्जेक्ट है, सादा लफ्जों में, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा ये आपका वर्ब है, और ये जो है ना दिस वन, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये जो डैश के साथ जुड़ा हुआ है ना, डैश के साथ, एंड बाय दैट मेयर्स, ठीक है। इसको हम अपोजिटिव फ्रेज भी बोलते हैं, इसको हम इम्फेटिक फ्रेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा लास्ट पे जाके अगेन, पाकिस्तान इज फेलिंग इट्स सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, यहाँ पे अगेन बेटा ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस वन, यहां तक। और उसके बाद ये जो यूज हुई ना दिस वन बेटे, अच्छा ये जो यूज हुई है ना, हाउ इट ट्रीट्स इज मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगेन पाकिस्तान इज फॉलिंग इट्स सैनिटेशन वर्कर्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो बताने का मकसद पता क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपने अपने सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप कहेंगे सर बात यह है कि हमारी तो ग्रामर ही नहीं डेवलप हुई है, ऐसे ही है ना। ज्यादातर बच्चों का ये मसला है कि वो कहते हैं सर जब हमारी ग्रामर नहीं डेवलप हुई है तो हम इस तरह से कैसे इसको कर सकते हैं। तो बेटा उनके लिए सिंपल सा मेरा मशवरा ये है कि आप रीडिंग करते रहे, लेकिन साथ साथ अपनी ग्रामर के ऊपर भी काम करते रहे, ठीक है। Sir, I स्पेशली have a question यस, over here. यस सामना प्लीज करें क्विकली। Uh, Sorry to cut you, sir. Sir, as I am doing bachelor's in English literature, यस, and it's my fifth semester now. हम्म, Sir, I just wanted to ask clause and phrase. Like a phrase we call a sentence, whole sentence, or just a small अच्छा मैं sentence. बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। अच्छा अब ये अपने पास लिख के रख लें जी। फ्रेज और क्लॉज में एक डिफरेंस है, और वो बुनियादी डिफरेंस है। फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। कोई भी फ्रेज है, आपके फ्रेज का पूरा चैप्टर है, और तकरीबन 14 टाइप्स हैं उस चैप्टर में फ्रेज की। फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, जबकि क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, चाहे वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो चाहे वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। क्लियर? जिस तरह मैंने आपको यहां पे बताया कि देखिए ये जो है ना दिस वन, ये आपकी है एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां पे देखिए बेटे, ये डिपेंडेंट कैसे बनी? क्योंकि हाउ यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ट्रीट्स यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। तो मैंने आपको अभी यही बात बताई है ना कि भाई जो एक क्लॉज होती है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उसके पास सब्जेक्ट भी होगा
और उसके पास वर्ब भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई फ्रेज है तो फ्रेज बेटा ना उसके पास सब्जेक्ट होता है और ना ही उसके पास कोई वर्ब होता है। मिसाल के तौर पे ये आपकी नाउन फ्रेज थी, ये स्टार्ट में, इसके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इसी तरह से ये आपकी इम्फेटिक या फिर नाउन अपोजिटिव फ्रेज थी, इसके पास भी ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो जितनी भी टाइप्स की फ्रेजेस हैं, तमाम टाइप्स की फ्रेजेस के पास बेटे ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। ये बुनियादी डिफरेंस है क्लॉज और फ्रेज के दरमियान। तो जब आप इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं ना, अभी आपने ये चीजें सीखनी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये जो अभी अभी बिगनर के तौर पे आपने इस तरह से करनी है, और साथ साथ आपने अपनी एडवांस ग्रामर के ऊपर काम करना है। बेटा याद रखिएगा, अगर आपकी ग्रामर, स्पेशली एडवांस ग्रामर अगर आपकी कमजोर है, तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग भी कमजोर होगी। अगर आपने कहीं से ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना कि बस लिखते रहे और आपको जो आपकी ऑटोमेटिकली जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, वो ठीक होते जाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब भी सोचते हैं ना, आप खुद सोचें, आपने कोई आइडिया आपके माइंड में आया, तो आप जब भी सोचते हैं आप अपनी मदर टंग में सोचते हैं, ऐसे ही है ना। हम जब भी सोचते हैं हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं, और फिर हमने उसको कन्वर्ट करना होता है प्रोसेस करके इंग्लिश में। तो जब आपको आइडिया उर्दू में आ रहा है और आपने उसको प्रोसेस करके इंग्लिश में लेके जाना है, तो सबसे पहला काम जो होता है बेटे, वो क्या है कि आप उस आइडिया को कौन सा टेंस पहनाएंगे। और अगर आप अपने आइडिया को टेंस पहनाने में ही फेल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से बेटे फर्दर देखिए, आगे जाके यहाँ तक क्या बात हुई है, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि इसमें बात क्या हो रही है। इसमें बात ये हो रही है सादा लफ्जों में कि देखिए, वो ये कह रहा है कि किसी भी सोसाइटी को अगर आपने मेजर करना है ना, किसी भी सोसाइटी को, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्या चीज देखिए, आप ये देखिए कि वो अपने कमजोर तबके को कैसे ट्रीट करती है, वो किस तरह का सलूक करती है उस कमजोर तबके के साथ। और इस और इस मैयर से, यानी कि इस इकदाम से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जो है ना, जहां पाकिस्तान में जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये जो बेचारे सफाई करते हैं ना, ठीक है, ये जो जमादार होते हैं, ये जो बेचारे सफाई करते हैं, गटरों की सफाई करते हैं, या बाहर जो आके सफाई कर रहे होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो पाकिस्तान अपने सफाई के कारकुनों में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है, ठीक है। उनको इवन सिटीजन बराबर का नहीं माना जाता पाकिस्तान में। और यही बात आगे जाके इस रिपोर्ट में कही गई है। देखिए जी क्या बात हुई है रिपोर्ट में। अब देखिए यहाँ पे अगेन इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ बेटा, ये भी बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। जब आपको एडवांस ग्रामर आती है ना, तो यकीन करें आपको पढ़ने का भी मजा आएगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि जो एक अच्छा राइटर होता है, वो एक अच्छा रीडर भी होता है। तो देखिए यहाँ पे अ न्यू रिपोर्ट, अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। अ न्यू रिपोर्ट बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक नाउन फ्रेज है एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो दो डैश के अंदर लगा हुआ है ना, ये वाला, ये दो डैश के अंदर, ये है नॉन इजेंशनल, ये है नॉन इजेंशनल एडजेक्टिवल क्लॉज, और इसको हम इंफेटिक क्लॉज भी बोलते हैं, नॉन इजेंशनल एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है। इसी तरह से अब आप खुद सोचें कि पीछे क्या था, पीछे था एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पे। जब सब्जेक्ट आया है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं वर्ब भी होगा, याद रखिएगा। नाउन फ्रेज का सब्जेक्ट नहीं है, उस फ्रेज का पूरी का फंक्शन है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने माइंड को। तो बेटा इसी तरह से ये उसका वर्ब है, ये वाला रिवील्स। देखिए ये उसका वर्ब है, रिवील्स द इंट्रेंच्ड कास्ट एंड फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। और इसके बाद अगेन देखिए दैट से शुरू हो रही है, दैट कंटिन्यूज टू डिफाइन दिस इसेंशियल येट स्टिग्मेटाइज प्रोफेशंस। तो ये जो दैट से शुरू हो रही है, अगेन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो बेटा यहां बताने का मकसद ये है कि देखिए एक आपकी यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके अलावा दो यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो जब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने जब पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। आप यकीन करें आपका एक्सप्रेशन सेंटेक्स यू बूस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए ना, आपकी ये चीजें बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बात क्या हो रही, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप राइटर की टून को भी समझेंगे,
आप उसमें स्याकुस बागे नहीं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी समझेंगे। आप ये भी समझेंगे कि भाई भाई राइटर ने जो हायरार्की रखी है अपने पैसेज में, उसको मैंने किस तरह से लेके चलना है, आपको ये चीजें भी समझ आएंगी। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका अपना जो एक्सप्रेशन है वो भी इनहेंस होगा। आपको पता चलेगा कि यार नाउन फ्रेज को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता चलेगा कि यार जो एडजेक्टिवल नॉन इजेंशनल क्लॉज है उसको ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, एडवर्बियल क्लॉज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो भी चीज आप सीखते हैं सबसे पहले उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं रीडिंग के ऊपर, उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर इंप्लीमेंट। अब इस पूरे सेंटेंस में बात क्या हो रही है? तो बेटा इस पूरे सेंटेंस में बात ये हो रही है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो नई रिपोर्ट आई है, जिसने इस मंसूबे पर मकामी इंसानी हकूक के ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या बात हुई है, सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के साथ ताउन किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवील ये वाला विच कोलैबोरेटेड, जिसने ताउन किया विद द लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप द सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस ऑन द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के ऊपर ताउन किया है इस चीज के साथ। ठीक है, अब उन्होंने क्या इंकिशाफ किया? उन्होंने इंकिशाफ किया है, और क्या इंकिशाफ है जी? रिवील्स द इंट्रेंच्ड, कि पाकिस्तान में एक बहुत ही जड़ों में बसा हुआ एक कास्ट और फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। हम कास्ट की बेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं और फेथ की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और फर्दर फिर इस चीज को स्टिग्मेटाइज करके हम प्रोफेशन के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आगे जाके ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हम आपको पता होगा, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। मैंने 2020 में लाहौर में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, 2020 में। वहां पे एक क्रिश्चियन था, ठीक है, उसको मैंने बर्तन धोने के लिए रख लिया। तो एक बंदा आया मेरे पास, ठीक है, उसने मुझे कहा कि यार आप पागल हो, इस बंदे को आपने बर्तन धोने के लिए रख लिया है, तो आपके होटल में तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। मैंने कहा वो क्यों? कहता आपको नहीं पता कि बर्तनों को क्रिश्चियन से हाथ नहीं लगवाते, वो खुदा ना खास्ता प्लीत हो जाते हैं। आप यकीन करें कि उसका अच्छा भला इम्पैक्ट हुआ उसकी रेस्टोरेंट की सेल के ऊपर। तो नेक्स्ट डे उसको फायर करना पड़ा। ठीक है, तो हमने फेथ की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि भाई ये जो क्रिश्चियंस है ना ये तो है ही इस काम के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। इसी तरह कास्ट की बेस के ऊपर, जैसे हम मरासियों को क्या कहते हैं, कोई अच्छे से अच्छा सिंगर भी हो तो हम कहते हैं ये तो मरासी है, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो हम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं भाई उसको। तो यही बात इस सेंटेंस में की गई है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए ये देखिए, डिस्पाइट बीइंग द बैकबोन ऑफ अर्बन हाइजीन। अब ये जो है ना, डिस्पाइट बीइंग द बैकबोन ऑफ अर्बन हाइजीन, ये बेटे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और इसी तरह से सैनिटेशन वर्कर्स आर रूटीनली सब्जेक्टेड टू डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस एंड सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन्स। ये बेटे एक सिंपल सेंटेंस है, ये यहां से लेके ना यहां से लेके ये एक सिंपल सेंटेंस है ये वाला। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी फ्रेजेस है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाला डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, उसके बाद डेंजरस वर्किंग कंडीशंस एंड सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन्स, ये कॉमा की मदद से हमने उन्होंने लिस्टिंग की हुई है। और यहाँ पे टू के बाद जो डिग्रेडिंग यूज हुआ ना, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ये बेसिकली एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस आइडिया को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते जो उसने एक एक सेंटेंस में एक्सप्रेस किया है। तो आपने जब प्रेसी करनी होती है, क्योंकि प्रेसी समरी का नाम नहीं है, प्रेसी कोई टेक्निक्स जानने का नाम नहीं है, वहां पे जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ के समझेंगे तो बेटा आप तो ऑलरेडी रेस में से निकल गए हैं, अगर आपको इस तरह से नहीं पढ़ना आता, सीधी सी बात है। इसी तरह से आगे देखिए, many of these citizens belong to minority communities। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहां तक। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो कह रहा है कि ज्यादातर जो सिटीजन है ना वो मिनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दैट प्लेस्ड देयर फेथ इन द प्रॉमिस ऑफ इक्वल राइट्स इन दिस कंट्री आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है बेटी? अच्छा पहले मुझे ये बताएं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? ओ बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। नो सर। नो सर, बहुत नो इंजॉय कर रहे सर। हैं सर। ओके 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 ओके, क्योंकि डेफिनेटली आपने ये चीजें पढ़ी नहीं थी। नमस्कार। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आगे चले ना, बात करने दें। अच्छा आप देखिए, जो ज्यादातर वो कह रहा है कि
इन कामों में ना ये जो ये प्रोफेशंस हैं, जिस तरह ये सफाई के प्रोफेशंस हैं, तो ज्यादातर कौन है, वो मिनॉरिटी कम्युनिटी से। ठीक है, कि इनमें से बहुत से शहरियों का ताल्लुक जो ये काम करते हैं, वो जो अकलीती बिरादरी है, जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनसे है, जिन्होंने तकसीम के बाद इस मुल्क में मसावी हकूक के वादे पर यकीन किया। कायद आज़म ने नहीं कहा था कि भाई तुम सब इक्वल हो, अपने मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ। ठीक है, तो तकसीम के बाद वो इसीलिए यहाँ पे रुके या वहां से यहाँ पे आए, क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि भाई आपको मसावी हकूक दिए जाएंगे, इक्वल सिटीजनशिप या इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, आगे एक उसने बहुत ही, ये जो सेंटेंस है, मैं ये भी साथ में बता दूं कि ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह से आगे जो उसने बताया है ना, दे हैव बीन लेट डाउन, ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है कि उनको भाई आपने क्या किया, उनको नीचे उतार दिया। ठीक है, ये बेसिकली उन्हें नीचे उतार दिया गया आप कहेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो अगेन ये एक सिंपल सेंटेंस है। और फर्दर इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने आपको एक एक मिसाल दी है। और मिसाल क्या दी है बेटे? अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए कि हमने उनको, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको नीचा दिखाया है, उसके लिए उसने एक मिसाल दी है। और वो कौन सी है बेटा? वर्कर्स आर ऑफन डिनाइड, कि जो वर्कर्स हैं, जो ये काम करते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं, उनके फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, वो भी डिनाई किए जाते हैं। इसके अलावा जो पे उनकी होती है बिलो मिनिमम वेज, जो एक वेज सेट की गई है, उससे भी कम उनको पे की जाती है। इसके अलावा जो बेचारे जाके वो जो सीवरेज साफ करते हैं, तो वहां पे उनके पास कोई प्रोटेक्टिव टूल ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है सीवरेज में जाके सफाई करना तो बहुत तरह की बीमारियां लग सकती हैं, आपके अंदर केमिकल्स जा रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्टिव टूल्स चाहिए, जिस तरह एडवांस जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे है। तो वैसी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। तो अगर आप ये पूछेंगे कि सर ये सेंटेंस कौन सा है, तो बेटा हम देख लेते हैं। अभी ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए, यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। सॉरी, हमने एक एक सेंटेंस मिस किया, ये वाला। गवर्नमेंट्स एड्स ओपनली रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स टू बी नॉन मुस्लिम फॉर सैनिटेशन पोस्ट, कि गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पे लिखती है अपनी एड में कि भाई ये जो सैनिटेशन की पोस्ट है, इसके लिए नॉन मुस्लिम होना चाहिए। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आगे देखें, वर्कर्स आर ऑफन डिनाइड, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि सैनिटेशन वर्कर्स को उनके फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं उनको मिलते, उनको कम पे किया जाता है, एक मिनिमम वेज से भी कम पे किया जाता है, उनके पास जो टूल्स हैं, प्रोटेक्टिव टूल्स, वो नहीं होते। इससे फर्दर भी देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं, मैनी इंड्योर वर्बल अब्यूज, गालियां नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से एक्सक्लूजन फ्रॉम शेयर्ड स्पेसिस एंड इवन सोशल सेग्रीगेशन। तो बेटा यहां पे देखें, एक नजर मारें, मैनी इंड्योर्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, और एक्सक्लूजन फ्रॉम शेयर्ड स्पेसिस एंड इवन सोशल सेग्रीगेशन, ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपॉजिटिव फ्रेज है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है, ऑल वाइल रिस्किंग इंजरी और डेथ ऑन द जॉब, अगेन ये भी एक उसने फ्रेज इस्तेमाल की है, क्योंकि ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पे वर्ब है, याद रखिएगा। तो फ्रेज जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, वो फ्रेज है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके पास, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा, ये यहां से लेके यहां तक उसने बहुत खूबसूरत तरीके से फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह से फर्दर देखिए, अ वुमेन वर्कर इन लाहौर कैप्चर द इनजस्टिस सिंपली, दे कैन कट अस ओपन एंड सी दैट वी ब्लीड देम, सो व्हाई डू दे कॉल अस दीज हेटफुल वर्ड्स। आई होप कि अब आपको समझ आ रही होगी कि आपने पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आगे जाके मैं इसकी जो मेन क्रक्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि आखिर इसमें बात क्या हो रही है। ठीक है बेटे? अच्छा, तो अब ये जो बात हो रही है ना, कि लाहौर में एक खातून वर्कर इस नाइंसाफी को, मतलब उसने बहुत सादगी से बयान किया। वो कहते हैं कि वो हमें काट सकती हैं और देख सकते हैं कि हम भी कि हमारे अंदर भी उन्हीं की तरह का खून बहता है। तो वो ये जो नफरत अंगेज अल्फाज कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो बेटा कुछ मामलात में जो सोशल डिग्रेडेशन है, जो समाजी पसमानदगी है, वो इतनी गहरी है कि हम
जो इन लोगों को, मिनॉरिटीज को नीचा दिखाने के लिए इनके ऊपर तौहीन मजहब के इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह के आपने देखा 2023 में जड़ावाला में एक मैसाकर हुआ और मसीही बरादरी का मैसाकर हुआ, जिनमें से ज्यादातर लोग यही सफाई सुथराई, जो सैनिटेशन वर्कर्स में जो पोस्ट हैं यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? इन चीजों को ठीक करने के लिए रियासत को ना सिर्फ अपनी आइन में बल्कि जात पात की बुनियाद पर जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है, ठीक है, उसको गैर कानूनी करार देना होगा। और जो मुलाजमत के लिए ये जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, इसको खत्म करना होगा। लेबर कवानीन के तहत इनको मसावी हकूक देने होंगे। अब और इनको दूसरी पोस्ट के लिए भी रखना होगा भाई, सिर्फ गटर साफ करने के लिए नहीं रखना होगा। और इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके साथ साथ आपको ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एडवांस मशीनरी इनको लाके देनी है। रेगुलराइजेशन की जरूरत है। हफाजती जो साजो सामान है वो लाके देने की जरूरत है। तो जब तक अर्जेंट रिफॉर्म्स नहीं होती बेटे, तब तक जो ये बेचारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इनका इस्तेहसाल यूं ही होता रहे। हाँ जी, मुझे ये बताएं, सबसे पहले इसकी समझ आई है क्विकली? मैं फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैंने अभी पैराग्राफ की तरफ मूव करना है। जी सर, समझ आ गई। यस सर। ओके जी, ओके। अब हमने एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के ऊपर हमने अपना पैराग्राफ डिवेलप करना है। ठीक है, देखें जी बच्चों, हाँ जी जरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटोरियल की आपको समझ आ गई। आपको ये भी समझ आ गया कि भाई मैंने जब एडिटोरियल को पढ़ना है तो मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने अभी तक एडवांस ग्रामर नहीं सीखी हुई, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने सेशन में ये जो हमारा सेशन है, ठीक है, जो कि कंप्लीट सेशन है, ये मैं लास्ट पे जाके थोड़ी सी इसके हवाले से आपको गाइडेंस भी दूंगा। ठीक है, इसमें हम एडवांस ग्रामर करवाते हैं और स्टार्ट से ही एडवांस ग्रामर करवाते हैं। ये जिस तरह आप देख पा रहे हैं, ये एक एक वर्ड नहीं है बेटे, ये पूरा पूरा चैप्टर है। फ्रेज का, क्लॉज का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, ये पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा जरा आ जाए, मैं इसके ऊपर फिर बाद में बात करता हूँ। देखिए बच्चों, एक ऐसे का जो जनरल सा स्ट्रक्चर है, जब हम उसकी बात करते हैं तो बेटा सादा सी बात है। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है और उसकी वर्ड लिमिट 220 से लेके, मैं सीएसएस की बात करूं, सीएसएस की उसकी वर्ड लिमिट होगी 220 से लेके 250 तक। क्रंच पैराग्राफ जो है, अगर ये आप प्रोवाइड करना चाहें तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना सीएसएस में, वो 180 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स तक। मतलब आप सर 150 से, अच्छा सर क्रंच पैराग्राफ मीन? बेटा जो आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं, उसकी अगर करंट सिनेरियो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये इसमें आ जाता है। समटाइम आप एक ही पैराग्राफ में ये बातें प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा Okay. इसी तरह से ये भी, इसी तरह से बेटे आपकी कंक्लूजन का भी एक ही पैराग्राफ होता है और उसकी भी वर्ड लिमिट कोई तकरीबन यही 220 तक ही जाती है। 200 से 230 220 तक आप उसको ले जाते हैं। अब आ जाता है, देखिए आप खुद सोचें कि एफपीएससी कहती है कि यार कम से कम 2500 वर्ड्स का मुझे ऐसे दो। ठीक है, और मैक्सिमम वो कहती है 3000 वर्ड्स का ऐसे दो। अब आप खुद सोचें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपने 250 वर्ड्स लिखे इंट्रो में, 250 वर्ड्स लिखे आपने कंक्लूजन में, तो 500 हो गए। और इसके अलावा आपने 200 वर्ड्स लिखे क्रंच पैराग्राफ, तो आपके पास 700 वर्ड्स हो गए। तो अगर आप 2500 वर्ड्स का ऐसे नहीं भी लिख रहे, कम से कम 2000 वर्ड्स का ऐसे लिख रही हैं, तो फिर भी आपके पास 1300 वर्ड्स की कमी है। अब वो कहाँ से पूरी करनी है? तो बेटा मैक्सिमम जो आपके पैराग्राफ लिखे जाते हैं ना, वो आपके बॉडी पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 से लेके 120 वर्ड्स तक। बॉडी पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो 100 से लेके 120 वर्ड्स तक होती है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली यही पैराग्राफ सीखने वाले हैं, जो बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ से पहले हमने बॉडी पैराग्राफ एक टॉपिक के ऊपर डिवेल्प करना है। ठीक है, हमने बॉडी पैराग्राफ किसके ऊपर डिवेल्प करना है बेटे? एक टॉपिक के ऊपर डिवेल्प करना है।
अब देखिए जी, मैं कहता हूं सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान। ओके, तो बेटा कुछ बातें, मैं स्ट्रक्चर के ऊपर आने से पहले कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपने अपने पैराग्राफ में उन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो भाई हमें स्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ती है, वाई। आखिर हम वैसे भी तो लिख सकते हैं वाई स्ट्रक्चर। बेटा बॉडी पैराग्राफ का ना एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ यूनिटी। रूल ऑफ यूनिटी से मुराद ये है कि आप अपने आइडियाज को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि आपकी बॉडी पैराग्राफ में से एक यूनिटी की जो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। अगर सादा वर्ड्स में पूछें तो कभी आपने पजल को सॉल्व किया है, तो जब आप पजल को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, एक्यूरेटली तमाम पॉइंट्स को एक जगह पे लगा देते हैं, तो उसके बाद एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। ऐसा ही नहीं होता क्यों आमना? ऐसा ही होता है ना। तो वो एक यूनिटी की पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो कुछ ऐसे ही हमने बॉडी पैराग्राफ में भी करना होता है। तो अब चूंकि हम अगर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तो हम अपनी बॉडी पैराग्राफ से डेविएट हो जाते हैं। जिस जिस टॉपिक के ऊपर हम बॉडी पैराग्राफ बना रहे होते हैं उससे हम डेविएट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी पैराग्राफ में ना तो कोहेरेंस रहती है, ना यूनिटी रहती है, और ना ही एक होती है आइडियाज की कोहेरेंस, और एक होती है ग्रामेटिकल कोहेजन जिसको हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको एफपीएससी जो जब वो आपको ऐसे का जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, उसने 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 टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं। अच्छा, तो हम स्ट्रक्चर को इसलिए फॉलो करते हैं, एक तो इससे हमारी जो कोहेरेंस का मसला है वो सॉल्व हो जाता है। दूसरा डेफिनेटली हमारे पैराग्राफ से वो जो एक रिफ्लेक्शन है यूनिटी की वो नजर आती है। ठीक है, इस वजह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब बेटा देखिए, टॉपिक आपके सामने है और इसके ऊपर हमने वन बाय वन अपना जो पैराग्राफ है वो डिवेल्प करना है। देखते जाइएगा जी। बेटे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं जी। अब आप कहेंगे सर टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, एक बात मैं स्टार्ट से ही बता दूं कि राइटिंग जो है ना बेटे, राइटिंग नेचुरल एक आपकी स्किल है, नेचुरल स्किल, कि आप इसमें चीजों को रिलेट कर रहे होगे। ठीक है, इसीलिए हमें राइटिंग सीखने में क्यों टाइम लगता है। देखिए, अगर मैंने सिर्फ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाना हो ना, एक लेक्चर में आप सब कहोगे कि सर मुझे आ गया। मैं अगर बाद में सुनूंगा भी ना तो सबको आता होगा। लेकिन इसमें क्या चीज है राइटिंग में, राइटिंग डायनामिक चीज है। इसमें आपको जब चीजों को रिलेट करना पड़ता है ना तो आपका माइंड एक तरह से वो मर जाता है माइंड, क्योंकि कभी भी उसने इतना सोचा ही नहीं है, उसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, उसने इतनी एक्सरसाइज ही नहीं की। जिस तरह आप अगर अ, जाते हैं, जिम के लिए जाते हैं, तो आप वहां पे जाके एक ही बार से 20 किलो वजन उठाना शुरू नहीं कर देते। स्टार्ट में ही आप वहां पे कोई 20 किलो वजन उठाना नहीं शुरू कर देते। ठीक है, आप वहां पे स्टार्ट करते हैं 2 किलो, यानी कि 2 केजी से, 3 केजी से, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी फिर 5 केजी पे जाएंगे, फिर 10 केजी पे जाएंगे, और इसी तरह से फिर आप 15 केजी पे चले जाते हैं। तो बेटा राइटिंग भी कुछ ऐसी है। ठीक है, आप अपने माइंड को यहाँ पे हमने आपने प्रैक्टिस करवानी। टॉपिक सेंटेंस देखिए, टॉपिक सेंटेंस में हमने दो काम करने हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। पहला काम ये, ठीक है, आपने क्या किया, आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा काम, क्लेम अबाउट योर टॉपिक। टॉपिक सेंटेंस में आप दो काम करते हैं, एक तो आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और दूसरा आप अपने टॉपिक के हवाले से एक क्लेम करते हैं जी। क्लेम समझते हैं क्या होता है क्लेम? आइडिया है क्लेम किसको बोलते हैं?
देखिए ना, जब आप ये कहते हैं फलां बंदा झूठ बोलता है जी, आप कहते हैं ना कि फलां बंदा झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्लेम करें। ओके। सर पोजीशन ले लेते हैं। हाँ जी, एक पोजीशन ले सर लेते वजाहत हैं। करना। हाँ, To judge anyone or to point out यस someone. यस, एक आपने डेफिनेटली एक पोजीशन ले ली, बिल्कुल। अच्छा क्या कह रहे? ओके ओके। अरे देखिए बच्चों, जरा आपने एक क्या ले ली, आपने एक पोजीशन ले ली बेटा, सादा लफ्जों में। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेफिनेटली जब आप क्लेम करते हैं ना, तो वो बेसिकली आप यही समझ लें कि वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है जिसमें आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है। अब मैं आपके सामने जो टॉपिक सेंटेंस है जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है, मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखिए जी, ये बेटा मैंने ऑलरेडी जो है ना, जो पैराग्राफ सिखाना था, ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है इस वक्त। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है। देखिए जी, क्योंकि फिर इस तरह से टाइम कम कंज्यूम होता है कंपैरेटिवली। तो बेटा टॉपिक सेंटेंस क्या है जी आपका, देखिएगा जरा, इसको मैं एक ही जगह पे कर देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप remains flawed for many sanitation workers in Pakistan। अब सबसे पहले तो आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया है, ये देखें, सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान, ये आपने अपने टॉपिक को क्या करवा दिया बेटे, इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओके, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि हमने क्लेम किया है, और हमने क्लेम क्या किया है, हमने क्लेम ये किया है अपने टॉपिक के हवाले से कि भाई जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, वो फ्लॉड है, ठीक है, वो खराब है। इसमें पाकिस्तान में किन के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। ठीक है, और आगे जाके ये जो मैं यूज कर रहा हूं ना, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल फेलियर, ये बेटा बेसिकली एक फ्रेज है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान में एक सोसाइटल फेलियर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये क्लेम नहीं है, ये क्लेम नहीं, याद रखना, क्लेम है ये वाला कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, जो कॉन्सेप्ट था ना इक्वल सिटीजनशिप का, वो फ्लॉड बन चुका है जी पाकिस्तान, रिमेन्स फ्लॉड फॉर मेनी सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल फेलियर। तो क्लेम और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने की समझ आई है जी, मुझे बताइएगा तो, ताकि मैं फिर इसी तरह से आगे बढ़ूंगा। एक, Yes, sir. सभी बताइए जी, सभी प्लीज, सभी बच्चे। Yes, sir. यस सर, बहुत अच्छी तरह समझ आई। ओके ओके जी, ग्रेट। तो दोबारा से मैं इस बात को एक दफा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जी, कि बेसिकली टॉपिक सेंटेंस में हम दो काम करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और दूसरा हमारा काम क्या होता है कि बेसिकली हम एक क्लेम करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। कुछ यहाँ पे हमने ऐसे ही किया हुआ है कि हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करवाया है, और उसके हवाले से हमने क्लेम भी किया है। और क्लेम क्या है हमारा, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप रिमेन्स फ्लॉड फॉर मेनी सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर तो आपको क्लेम की भी और टॉपिक सेंटेंस की भी समझ आई है तो दैट्स ग्रेट। फिर आपको इजीली आगे भी जब हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन चीजों की भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए जी, जब आप टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस कर देते हैं, टॉपिक सेंटेंस को लिख लेते हैं, तो मैंने आपसे अभी कहा कि यार जब आप पोजीशन लेते हैं या आप क्लेम करते हैं, तो एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है। वो क्या है जी, आपने कहा फलां बंदा झूठ बोलता है, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये जो है ना ये वाला बंदा, ठीक है, ये झूठ बोलता है। अब जब तक आप अपनी बात के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं देते ना, मेरे लिए आप झूठ बोल रहे हो, मैं कहूंगा जी सबूत लाओ। ठीक है, मैं कहूंगा आर्ग्यूमेंट लाओ, ताकि मैं आपकी बात को मान सकूं। अब बेटा आपने जो क्लेम किया है, ठीक है, आप उसके लिए एक रीजन देंगे। जिस तरह हमने यहां पे क्लेम किया है
कि भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप रिमेन्स फ्लॉड फॉर मैनी सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान। तो जो क्लेम हमने यहां पे किया है, तो हम बताएंगे कि भाई वाई, कि हमने ये क्लेम क्यों किया है, वाई। ठीक है, तो आपने यहां पे ये प्रेजेंट करना है कि भाई अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो एक फ्लॉड बन चुका है बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, तो आप बताएं कि ऐसा क्यों है, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा। ठीक है, तो कोई बच्चा बता सकता है हम अभी ये चीज पीछे पढ़ के आए हैं, अभी ये चीज हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर नहीं यकीन तो दिखाऊं, दिखाऊं जी। लेकिन पहले यहां पे देख Sir, लीजिए, पहले यहां पे। we judge every person for यस, discrimination. यस, 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 ये बहुत अच्छी बात की आपने बेटा। ये देखें जी, the deep social fissures in our broken society shows how caste and faith based discrimination continues to define professions। तो आप यहां पे देख लें जी। मैंने, कास्ट एंड फेथ। हाँ जी, मैंने क्यों कहा था कि हम पहले एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो मैंने इसीलिए कहा था ताकि आपको चीजों की समझ आए, आपको पता चले कि हम बेसिकली रीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने वो आइडियाज को यूटिलाइज करना होता है अपनी राइटिंग में। तो रीडिंग और राइटिंग बेटा थेटिकल हैं, साथ साथ चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। ठीक है, तो जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसकी रीडिंग भी अच्छी होगी, इसमें आप कोई दूसरी बात ही नहीं है। और डेफिनेटली जिन बच्चों की ये तीनों चीजें अच्छी होती, दोनों चीजें अच्छी होती हैं, राइटिंग और रीडिंग, उनकी वोकैब भी अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी वोकैब बुरी होती है, उनकी वोकैब भी अच्छी होती है। और ये सारी चीजें ना, राइटिंग, रीडिंग और वोकैब, ये बिल्ड होती है थ्रू एडवांस ग्रामर। तो जब मैं राइटिंग, रीडिंग और वोकैब की बात करता हूं तो मैं एडवांस ग्रामर की भी बात करता हूं। अच्छा, तो ये देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अगेन जी, ये थी एक मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैं साथ साथ बता रहा हूं। और उसके बाद मैंने ये जो यूज की है ना, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने क्लेम क्या किया, अब मैंने रीजन क्या दिया, मैंने कहा जी देखिए ये इसलिए है क्योंकि फिशर का मतलब होता है एक दरार, कि पाकिस्तान की जो एक ब्रोकन सोसाइटी है तो उसमें एक डीप सोशल दरार है। ठीक है, जो ये शो करती है कि जो कास्ट और फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली डिफाइन करती है प्रोफेशन को। जो कास्ट पे और फेथ की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है वो प्रोफेशन को डिफाइन करती है। अच्छा जी, अब देखें, आपने कहा, आपने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद आपने रीजन भी प्रोवाइड कर दिया। मैं कहता हूं यार मुझे नहीं समझ आ रही, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, इसको खोल के बताओ, भाई कहना क्या चाह रहे हो। कहते हैं ना कि भाई ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। फिर आप क्या करते हैं, आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, और आपको देखिए ना, हमने जो क्लेम किया है उस क्लेम को बैक करने के लिए, उस क्लेम को मजबूत करने के लिए, उस पोजीशन को मजबूत करने के लिए हमने रीजन प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये जो रीजन है ये हमारी पोजीशन को मजबूत कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो उसके बाद बेटे जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट होता है वो क्या करता है बेटे, वो एक्सप्लेन करता है किसको, रीजन। सर जो गिवन पैराग्राफ होता है उसको एक्सप्लेन करता है, वो उसको उस पैराग्राफ को, उस टॉपिक को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग अच्छा आर्ग्यूमेंट। सुने 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 सुने, बात सुनिए बेटा, ये यहाँ पे सपोर्टिंग आर्गुमेंट देखे ना, हमने बात से बात निकाली है। ठीक है, हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, टॉपिक सेंटेंस के बाद हमने रीजन प्रोवाइड किया, और अब हम बेसिकली सपोर्टिंग आर्गुमेंट में रीजन को इलेबोरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप रीजन को इलेबोरेट करेंगे, रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, तो सादा सी बात है उससे आपका टॉपिक सेंटेंस या आपका जो क्लेम होगा वही मजबूत होगा ना, वो उसकी पोजिशन ही स्ट्रांग होगी ना बेटे। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स, एक्सप्लेन रीजन, आपने यहाँ पे अपने रीजन को इलेबोरेट करना है। रीजन को क्या करना है बेटा,
उसको बयान करना है। अब आप जरा सोचिए तो रीजन क्या था, और रीजन ये हमारा ये था कि भाई जो सोशल फिशर्स है, जो स्पेशली डीप सोशल फिशर है, वो भी पाकिस्तान की ब्रोकन सोसाइटी में, वो ये बात सामने लाती है कि जो कास्ट और फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये प्रोफेशंस को डिफाइन करती है। अब इसके लिए मैं जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो अर्बन हाइजीन है, यानी कि जो अर्बन सफाई होती है ना शहरों में, उसकी जो बुनियाद है, जो बेड रॉक है ना, ठीक है, वो कौन लोग हैं? वो ये सैनिटेशन वर्कर्स है। डिस्पाइट बीइंग द बेड रॉक ऑफ अर्बन हाइजीन, कि अर्बन हाइजीन की, अर्बन सफाई का बेड रॉक यानी कि फाउंडेशन होने के बावजूद जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं? डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, dangerous working conditions and systematic exclusion, ठीक है। most of them belong to minority communities that choose to live in Pakistan after partition, promising equal citizenship। क्या ये बातें हम पीछे पढ़ के नहीं आए जी? क्यों बच्चों, यस सर। ये बातें हम पीछे पढ़ के आए कि नहीं आए? यस सर, पढ़ी है। ओके जी, गुड। तो बेसिकली ये बातें हमने अपनी सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स में प्रोवाइड करनी है। यही बातें, देखें, कोई नई बात नहीं कर रहे, कोई डेफिनेटली कोई बाहर से चीजें नहीं लेके आते हम, ठीक है। देखें जी, यहाँ पे हमने यही बातें प्रोवाइड कर दी। एक दफा पढ़ लें इसको, ताकि आपको पता चले कि यस, हम ये चीजें पीछे पढ़ के हैं कि डिस्पाइट बीइंग द बेड रॉक ऑफ अर्बन हाइजीन, sanitation workers face degrading treatment, dangerous working conditions, and systematic exclusions. Most of them belong to minority communities that choose to live in Pakistan after partition, promising equal citizenship. However, they are openly humiliated. ठीक है। तो बेटा अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करें, टॉपिक सेंटेंस क्या था। टॉपिक सेंटेंस में हम दो काम करते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसके साथ साथ हम टॉपिक के बारे में क्लेम करते हैं। तो टॉपिक हमारा था सैनिटेशन वर्कर्स इन पाकिस्तान, तो हमने उसके हवाले से क्लेम भी किया। हमने ना सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि टॉपिक के हवाले से हमने क्लेम भी किया, और हमारा क्लेम ये था कि भाई जो कंसेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, वो कम से कम सैनिटेशन वर्कर्स के लिए तो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो फ्लॉड है, वो खराब है, ठीक है, जिससे पाकिस्तान की सोसाइटल फेलियर नजर आता है। तो याद रखिएगा बेटे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होती है ना, वो एक नाउन को क्वालिफाई कर रही होती है। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल फेलियर है, ये पाकिस्तान को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। ये अपने एक नाउन को क्वालिफाई करती है, और इसी में एक एरर आता है जिसको हम बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर। अच्छा, इसमें ये तो हमने क्लेम किया था। अब अपनी क्लेम को हमने मजबूत करने के लिए जो रीजन दिया, हमने बताया कि भाई मैंने क्लेम क्यों किया है। तो हमने ये बताया कि भाई चूंकि पाकिस्तान में एक ब्रोकन सोसाइटी है, और जो डीप एक सोशल फिशर है, वो ये बातें बताता है कि कास्ट बेस्ड और फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है पाकिस्तान में, और उसकी बेस के ऊपर प्रोफेशंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब इसी बात को खोलने के लिए मैंने बात बताई कि देखिए, अपने रीजन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, रीजन को ही मैंने इलेबोरेट किया है। और रीजन को इलेबोरेट करने में मैं ये बात बता रहा हूं कि देखिए, ये जो बेचारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये सफाई नहीं करते। देखो, ये जितनी भी शहरों में सफाई है, यही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी इनको इनको ट्रीट किया जाता है, ये फेस करते हैं, जिसमें इन डिग्रेडिंग यानी कि इनको तौहीन अमेज, फिर इस तरह से इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। 16-16 घंटे काम, 20-20 घंटे काम, ठीक है। और फिर सिस्टम में भी नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, जब गवर्नमेंट का दिल करता है इनको उठा के बाहर फेंक देती है। और ज्यादातर जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं मिनॉरिटी कम्युनिटी से, जिन्होंने इस प्रॉमिस के ऊपर यहाँ पे रहना पसंद किया था पार्टीशन की बात, कि यहाँ पे हमें इक्वल सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया, हाउ एवर दे आर ओपनली ह्यूमिलेटेड, उनको ओपनली ह्यूमिलेट किया जाता। तो यही बातें हमने बेसिकली यहाँ पे छोटी सी बात में की थी। अब मुझे बात की समझ आ गई कि यस, आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो क्लेम किया था, अब आपने अपने क्लेम को अच्छी तरह से बैक कर लिया। अब देखिए, इन बातों को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, ये जो बातें ना आपके
इनको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। अब आपको वेरीफाई करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई एविडेंस देना हो। अगर आप एविडेंस नहीं देंगे ना, अगेन मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी लेके निकलो अपनी बात को, मैं नहीं माननी। आप कहेंगे यार इतनी मुश्किल से मैंने टॉपिक सेंटेंस बनाया, रीजन दिया, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किया, तो एग्जामिनर कह रहा है नहीं जी मुझे एविडेंस भी चाहिए। बेटा याद रखिएगा, जब तक आप एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपके पीछे तमाम बातें फेक हैं, हाइपोथेटिकल है। आपने उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उनको एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करेंगे? आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। अब जरा सुनना है कि एविडेंस क्या होता है। तीन चीजें एविडेंस में। देखिए, सबसे पहले है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी जो इंफॉर्मेशन हो वो कौन सी हो बेटे? रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन हो आपकी, ठीक है। इसके अलावा जी एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दो। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करो? एग्जाम्पल दो जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल कौन सी हो जिसको वेरीफाई किया जा सके। एग्जाम्पल आपने वो प्रोवाइड करनी है जिसको वेरीफाई किया जा सके। और इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम फिगर, फैक्ट एंड फिगर बोलते हैं, ठीक है। वो भी बेटे डेफिनेटली वो आपकी इंफॉर्मेशन में आ जाती है। मैं इसलिए इसके आगे नहीं लिख रहा, क्योंकि वो भी रिसर्च बेस होते हैं, वो आपके अपने नहीं होते। तो एविडेंस जो होता है वो आपका अपना नहीं होता, वो आपने कहीं से कलेक्ट किया होता है। कोई एग्जाम्पल, जिस तरह जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ तो वो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमने बात ये की है कि भाई उनको इक्वल सिटीजन नहीं समझा जाता, तो ये किसकी तरफ से नहीं समझा जाता? गवर्नमेंट की तरफ से उनको इक्वल सिटीजन ही नहीं समझा जाता, ठीक है। तो अपनी इस बात को बैक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या है बेटे? हम कहते हैं कि देखें जी, फॉर इंस्टेंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आपने एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है तो आपने यही यूज करना है। फॉर इंस्टेंस, कि भाई जो गवर्नमेंट्स की एड्स आती है ना, उसमें वाजिया तौर पे लिखा होता है कि लो जी हमने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को रखना है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? क्यों जी? जो गवर्नमेंट्स की एड्स आती हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं ना ये बात, इस बात को तो वेरीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। यस सर, लिखा जाता है, लिखा होता है, प्रोवाइड हुआ होता है। यस, तो हमने इसी चीज को अपनी एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट एड्स फॉर सैनिटेशन जॉब्स directly mentioned that applicant must be non-Muslims. Moreover, they are denied basic rights like formal contacts, minimum wage and protective cares. ठीक है, कि उनको उनके जो मिनिमम जो बेसिक राइट्स होते हैं उनसे भी डिनाई किया जाता है। ये वो चीजें हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, आप कहेंगे सर हम और भी तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे ना, कोई और यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड कर। यस बेटा, आप देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ी, आपने और भी चीजें पढ़ी हैं। ये देखें जरा, एक नजर मारें, ये रहा। आपने देखिए यहाँ पे एक चीज और पढ़ी है, आप ये चीज भी प्रोवाइड कर सकते थे। दिस वन, ये वाली जरा वाला इंसिडेंट 2023 में जो हुआ था, ठीक है, वो बिमिनोटी के अगेंस्ट था। उसमें भी ज्यादातर जो लोग थे वो सैनिटेशन वर्कर्स में काम करते थे, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाली बात भी प्रोवाइड कर सकते थे कि न्यू रिपोर्ट जो स्टार्ट में उसने कही है, अ न्यू रिपोर्ट बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये वाली देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आप कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली हम एक सिस्टमैटिक चीजों के साथ चलते हैं, ठीक है। हमने अपनी जो चीज ज्यादा सूटेबल होती है हमारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, हमने वही एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन आप ये समझ लें, जो जो सुटेबल हमारा एविडेंस था वो यही था कि भाई गवर्नमेंट एड्स जो हैं स्पेशली फॉर सैनिटेशन जॉब्स के लिए, उसमें डायरेक्टली मेंशन किया जाता है, ठीक है। कौन मेंशन करता है? मैं तो नहीं मेंशन करता ना ही आप मेंशन करते हैं। तो कौन मेंशन करता है? गवर्नमेंट मेंशन करती है। तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट। तो स्टेट ने उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है स्टेट। और इसी तरह से लास्ट पे जाके
हमने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड नहीं करते तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्ट करना आता है, एंड नहीं करना आता। बेटा जिसको एंड नहीं करना आता, डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल में अभी बहुत कच्चे हैं। ठीक है, अब आप सोचें, कंक्लूड में भाई कोई सजेशन नहीं देनी। ठीक है, कंक्लूजन जब आपने प्रोवाइड करना है तो कोई सजेशन नहीं देनी, नो। ठीक है, नो सजेशन, नो रेकमेंडेशंस। आपने ये नहीं कहना गवर्नमेंट को ये कर लेना चाहिए। ठीक है, आपने एक जनरल से स्टेटमेंट से अपनी बात को एंड कर देना। आपने कहना है, देखें जी, एक सादा सी बात कर रहा हूं कि अ, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करते, अर्जेंट रिफॉर्म, देखिए मैं सादा लफ्जों में बता देता हूँ कि विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म्स द स्टेट्स प्रॉमिस ऑफ इनकल्जन रिमेन्स हॉलो। मैंने कोई सजेशन नहीं दी, मैंने कोई रेकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड की, मैंने सिर्फ एक जनरल बात की है कि भाई विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म्स, कि अर्जेंट रिफॉर्म्स के बगैर जो स्टेट का प्रॉमिस है ना कि इक्वल सिटीजनशिप है। ठीक है, इनकल्जन का मतलब है कि तमाम इक्वल सिटीजनशिप की बात हो रही। तो स्टेट का जो प्रॉमिस है इक्वल सिटीजनशिप का, वो हॉलो है जी। वो जस्ट एक हम ये कहेंगे कि जस्ट एक एक एम्पैथी है। ठीक है, उसमें कोई जान नहीं है। तो हम अपनी बात को इस तरह से कंक्लूड कर देंगे जी लास्ट पे। ठीक है, अगेन इस बात पे ख्याल रखिएगा कि कोई भी आपने प्रोवाइड नहीं करना, कोई भी आपने यहाँ पे रेकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करनी, कोई भी बेटे यहाँ पे आपने जो सजेशन है वो नहीं प्रोवाइड करनी। ठीक है, ये लीजिए, देख रहे हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार सर हम यहाँ पे इस तरह से ना यूज करें, इन एसेंस। ठीक है, या फिर हम ये यूज करें यहाँ पे देयर फोर। ठीक है, ताकि पता चले कि हम यहाँ पे बात को कंक्लूड करें। बेटा जबरदस्ती नहीं लगाने। अगर यहाँ पे फिट हो रहे हैं ना, सुटेबल लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडवर्ब कनेक्टर्स लगाएंगे। अगर आप जबरदस्ती वहां पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं जो कि अननेचुरल सा फील होगी, ठीक है, तो फिर आप नहीं लगाइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन एसेंस विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म्स, विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म्स द स्टेट्स प्रॉमिस ऑफ इंकल्जन रिमेन्स हॉलो। तो इस तरह से बेटे हम जो बॉडी पैराग्राफ है उसको हम लिखते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इस बॉडी पैराग्राफ को मिनी ऐसे क्यों कहा जाता है। हमने किसी भी बच्चे का कैलिबर चेक करना हो या उसकी राइटिंग कैसी है, इस चीज को चेक करना हो, तो हम जस्ट उसका बॉडी पैराग्राफ, उसे कहते हैं यार एक बॉडी पैराग्राफ लिख के दे दो 100 वर्ड्स का। ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ से पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपकी स्किल कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा आपको समझ आई है यहाँ तक। यस सर, समझ आ गई। अगर किसी अगर किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं समझ आई है तो कोई पॉइंट अगर मिस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, क्विकली। पहले आपने कहीं से पैराग्राफ पढ़ा हुआ था, आप में से किसी बच्चे ने पहले पैराग्राफ किया हुआ था? Yes, sir. I have done the paragraphs in third semester, sir. हमें ये मुझे कराया गया था हमें कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, और ये थर्ड सेमेस्टर में। तो जी, ये सारा कुछ सर ये इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में सारा कुछ हमारी इंस्ट्रक्टर ने हमें पढ़ाया है। गुड। अच्छा जी, तो बेटे ये बेसिकली आज की हमारी क्लास थी। देखिए अगर अ, मैं आपको एक चीज लास्ट पे जाके बस, यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई आपको क्यूरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जस्ट एक मेरी बात सुन लें। अ, देखिए जी, हमारा सेशन है एक कम्प्रीहेंसिव सेशन, जिसमें आप अपनी फाउंडेशन भी बिल्ड कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप पूरा सेशन लेना चाहें तो आप पूरा सेशन भी है, जिसमें ऐसे भी है और आपकी प्रेसी भी है, कंपोजिशन भी है, और डेफिनेटली आइडियाज एंड आर्गुमेंटेशन भी है। तो बेटा ये बेसिकली हमारी जो फाउंडेशन बैच है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कंप्लीट सेशन लेगा उसको ये चीजें नहीं करवाई जाएंगी। बेटा आप कंप्लीट सेशन भी लेंगे तो सबसे पहले मैं आपकी फाउंडेशन के ऊपर काम करूँ। हम इसमें किस तरह से चलेंगे ये देखें जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपकी डेफिनेटली वोकैब को बिल्ड करना है। तो फर्स्ट डे से आपकी वोकैब स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आज आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाई है, ठीक है, तो अगर मैं आज असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा तो जो बच्चे डेफिनेटली रजिस्टर्ड होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में अपनी पैराग्राफ राइटिंग मुझे इवेलुएट करवाएंगे। इसी तरह से लाइव जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं तो आपके सामने मैं लिख पा रहा हूँ, तो आपका पैराग्राफ ओपन होगा और लाइव आपकी चेकिंग होगी। ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट में काम करेंगे इन तीन चीजों के ऊपर। आपकी डेली ये तीन चीजें, आपकी डेली एडवांस ग्रामर की क्लास हो रही होगी। एडवांस ग्रामर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई हमने वो तमाम चीजें सीखनी है, ठीक है, जो कि यूज होती है, जो मलिहा लोधी जानती है, जो जाहिद हुसैन जानता है, ठीक है, और ये तमाम चीजें हमने सीखनी है। तो डेली आपकी एडवांस ग्रामर की क्लास होगी। इसके साथ साथ डेली आपको वोकैबलरी के हवाले से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वोकैबलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, नहीं। मैं क्लास में, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लास पीछे देखी हो यूट्यूब चैनल से, तो वहां पे आपने देखा होगा कि डेफिनेटली मैं स्टार्ट से ही जो रूट वर्ड है वो स्टार्ट करवाता हूँ, रूट वर्ड और ईडियम्स। ठीक है। इसी तरह से बेटा आपकी डेली आप वोकैब सीख रही होंगे, और इसके साथ साथ डेली आप मुझे पैराग्राफ लिख के चेक करवा रहे होंगे। इसका मटेरियल आपको मैं खुद प्रोवाइड करूंगा पैराग्राफ का। ठीक है। रीडिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, और फिर इसके अलावा जो भी आप चीज सीखेंगे एडवांस ग्रामर में, लाइक आपने आज फ्रेज सीखी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज सीखी है, ठीक है, तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को अप्लाई करेंगे जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया गया होगा। ठीक है, हम उसमें अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रेपोजिशनल फ्रेज को अपनी राइटिंग में अप्लाई करेंगे। जो आप वोकैब सीख रहे होंगे उसको आप अप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर तो आप ये सोच के बैठे हैं ना बस मेमोराइजेशन से चीजें हो जाएंगी, तो बेटा मेमोराइजेशन से चीजें नहीं होंगी। स्किल होती ही वो है जो आप, जो वो पंजाबी जी कहते हैं हड्डा में रस जाए, तो जो आपकी स्पिरिट में हो डेफिनेटली वो स्किल है। ठीक है। तो स्किल में और बाकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें बड़ा फर्क होता है। तो बेटा जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी ना, जब आपकी एडवांस ग्रामर बिल्ड होगी, जब डेफिनेटली एडवांस ग्रामर में आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपका स्ट्रक्चर इनहेंस होता है, ठीक है, आप दूसरे के टून को, कॉन्टेक्स्ट को और उसके एक्सप्रेशन को आप अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से वोकैबलरी से, वोकैबलरी क्यों जरूरी है, अब ना एक मिनट बेटा, वोकैबलरी क्यों जरूरी है? समटाइम एक वर्ड जो होता है वो पूरी स्टोरी एक्सप्रेस कर रहा होता है। समटाइम एक वर्ड पूरी स्टोरी एक्सप्रेस कर रहा होता है बच्चे, और आप उसी वर्ड को जब हेलो। ये कौन है जी? अच्छा, आप जब उसी, हेलो। अच्छा जी, आप जब उसी स्टोरी को मिस कर जाते हैं ना, या उस वर्ड को समझ नहीं पाते, तो डेफिनेटली आप सेंटेंस का मीनिंग लीव कर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए एडवांस ग्रामर इतनी, जो वोकैबलरी, जो एडवांस वोकैब है वो इसलिए जरूरी होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा, पैराग्राफ राइटिंग से क्या होगा बेटा, स्टार्ट में अगर आप अभी भी इस पैराग्राफ को रिफ्रेश करना चाहेंगे ना, आपने देखना नहीं है, आपने अपने हाथ से लिखना है, तो आपको अपनी मिस्टेक्स खुद नजर आ रही होंगी। ये जो स्किल है ये आहिस्ता आहिस्ता से रिफाइन होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद बेटा हम प्रेसी की तरफ मूव करेंगे, हम कंपोजिशन की तरफ मूव करेंगे। हम ऐसे क्यों मूव करेंगे? आप कहेंगे सर आपने कंटेंट बिल्डिंग की तो बात नहीं की। बेटा हर वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को हमारी वर्कशॉप क्लास होती है, सैटरडे संडे को, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जी, एवरी वीकेंड हम, क्योंकि इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होती है। इसके अलावा आपका जो एक्सप्रेशन इनसाइट है वो भी इनहेंस होता है। ठीक है। तो हर सैटरडे संडे को, यानी कि आपको स्टार्ट से ये चीजें, कल सैटरडे है परसों संडे है, तो ये क्लासेस कल भी होंगी मेरी और परसों भी होंगी। ये 1.5 से 2 घंटे की हमारी क्लास होती है। ठीक है। तो जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड होती है उसके बाद हम प्रेसी, कंपोजिशन और ऐसे की तरफ मूव करते हैं। कंपैरेटिवली कि मैं आपको, कभी आपने जिंदगी में पैराग्राफ नहीं लिखा, तो मैं आपको जस्ट प्रेसी की टेक्निक सिखाऊं, मैं आपको जस्ट ऐसे की टेक्निक सिखाऊं और कहूं कि जाओ जी पैराग्राफ लिख या ऐसे लिख के लाओ, प्रेसी सॉल्व करके लाओ, बेटा आप नहीं कर सकते ना।
क्योंकि आपकी फाउंडेशन नहीं बिल्ड है। और ज्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन नहीं बिल्ड होती। ठीक है, तो ये हमारी देखिए जी, ये हमारी सेशन की आउटलाइन है जिस तरह आप देख पा रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है। एडवांस ग्रामर ये आप सारा का सारा देख रहे हैं। इसके अलावा ये बेसिक ग्रामर, ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से पैराग्राफ राइटिंग जिस तरह आज हमने की है, आज हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, जब मुझे पता चलेगा कि यस आप ये चीजें सीख चुके हैं, अब आपकी ये चीजें वर्ड स्टाइल हो चुकी हैं, तो फिर हम मूव करेंगे एडवांस पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से फिर बेटे प्रेसी राइटिंग, कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग। और आपके इस सेशन में एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जो चेकिंग है वो 2026 तक आपकी फ्री है। ठीक है, जो अगर आप सेशन में आते हैं तो उसी फी में आपकी चेकिंग एंड तक फ्री है। ठीक है, तो अब आपने जो सवाल करना है काइंडली करें। आमना, क्या आपने क्वेश्चन करना था बेटा? Sir, I have a question that, sir, I understand whole scenario of reading when I revise my notes and prepare for my exams and all that. So, sir, the main problem of mine is that when I start writing or for paper, then I just forget everything what is I have revised. And can you अच्छा help me to sort it out this बेटा, बेटा issue? यही बातें तो मैंने की है ना, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं है कि आप डेली पैराग्राफ राइटिंग जब लिख के चेक करवाएंगे ना, तो ये जो आप मसला, ये देखें, ये जो बच्ची मसला बता रही है कि ठीक है मेरे पास नोट्स भी हैं, डेफिनेटली ये इंग्लिश लिटरेचर कर रही है, लेकिन जब लिखने बैठती है तो माइंड ब्लैंक। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बच्ची का स्ट्रक्चर कैसा है, ये लिखती कैसे है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब माइंड से आपकी बात निकलती है तो आपकी राइटिंग भी नहीं अच्छी होती। क्योंकि जब आप एक अच्छे राइटर होते हैं ना, या थोड़ा बहुत भी आपको लिखना आता है, तो आपका माइंड आपके हाथ के साथ सिंक्रोनाइज हुआ होता है। तो ये जो मैं आपको सेशन की बात बता रहा हूँ, ये बेटा आपको सिस्टम में लाने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप सिस्टमेटिक अपनी तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप डेली जब लिखेंगे, आप डेली पैराग्राफ राइटिंग चेक करवाएंगे। अब देखें, आपको आइडियाज जो है वो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, जिस तरह आज आपको आइडियाज मैंने प्रोवाइड किए। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट यहाँ पे एक टेक्निक बता दूंगा और उसके बाद आप उसके थ्रू इसको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। नहीं बेटा, ये कंसिस्टेंट रहने का काम। ये आप डेली जब तक नहीं करेंगे, डेली आप जब तक नहीं लिखेंगे, डेली आप जब तक आइडियाज के साथ यानी कि रीडिंग नहीं करेंगे, तो ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी। ठीक है, हाँ जी, फर्दर कोई बात पूछना चाहते हैं जी? एनीवन फर्दर अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं? यस बेटा, अगर आप लिख सकते हैं तो डेफिनेटली लिखिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के साथ तो ये चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी, सॉरी टू से, कि विदाउट असिस्टेंस या आप एक, देखिए आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश है जिसको आप यूट्यूब से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो आप में से जो भी बच्चा, देखिए ये हमारी फ्री क्लास थी, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो हमारे रेगुलर सेशन में आने के लिए, तो ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है बेटा। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे और भी लेक्चर्स पड़े हैं, पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर भी पड़े हैं, फ्रेज के ऊपर भी पड़े हैं, क्लॉज के ऊपर भी पड़े हैं। लेकिन डेफिनेटली वो हमने जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें से उठा के लगाए हैं। ठीक है, उसमें आप उनको भी वॉच करें। ठीक है, फर्दर अगर आप डिसाइड करते हैं कि यस सर की जो मेथोडोलॉजी है वो अच्छी है, और इसके साथ साथ जी आपने इसी नंबर के ऊपर, ये जो मैडम का नंबर है, आपने आज की क्लास के हवाले से फीडबैक भी प्रोवाइड करें। ठीक है, कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा और किस तरह की आपको क्लास लगी। ठीक है, उसके हवाले से आपने फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, महक आप काइंडली मैडम से इससे इस हवाले से रब्ता कर लें, वो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।